नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पाश्चात्य काव्य सिद्धांत से संबंधित 75 से अधिक प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जल्दी से आप आ जाइए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जिन साथियों को ज़रूरत है अभी MCQs की, जिन्होंने MCQs की तैयारी नहीं करी है, तो उनको ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सब ग्रुप्स में, जो जिसमें भी आप हैं, व्हाट्सएप पर या कहीं और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं प्रश्न, तो उत्तर आप बताते जाइएगा, जल्दी से आ जाइए। तो साथी शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आज का, यूनानी काव्यशास्त्र का प्रथम काव्यशास्त्री किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, इलियट को, या होरेस को? कौन सा उत्तर सही आएगा? अरस्तु, प्लेटो, इलियट या होरेस? क्या आएगा सही उत्तर? यूनानी काव्यशास्त्र का प्रथम काव्यशास्त्री किसे माना जाता है? अरस्तु, प्लेटो, इलियट, होरेस? क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? तो जिनका उत्तर आ रहा है प्लेटो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, शाबाश। अगला प्रश्न, अंग्रेजी काव्यशास्त्र का पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना जाता है? कब से कब तक माना जाता है अंग्रेजी काव्यशास्त्र का पुनर्जागरण काल? प्रश्न इम्पोर्टेंट है साथियों, जल्दी से बताइए। 1404 से लेकर 1660 ईस्वी, 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक, जब 1500 से लेकर 1700 ईस्वी तक, जब 1204 से लेकर 1460 तक। जल्दी से अपना विकल्प दीजिए, कौन सा चुनेंगे? इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 या 4। अभी उत्तर दीजिए, कौन सा सही लग रहा है आपको? तो साथियों, जिनका विकल्प 1 मतलब सन 1404 से लेकर 1660 तक है, जब ये अंग्रेजी काव्यशास्त्र का पुनर्जागरण काल माना जाता है। ओके साथियों, आगे पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, प्लेटो किसका पक्षधर था? किसका पक्षधर था? सुधारवाद का, यथार्थवाद का, आदर्शवाद का, या फिर बिंबवाद का? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। 1, 2, 3 या 4, कौन सा उत्तर सही आएगा? जल्दी बोलिए साथियों। प्लेटो किसका पक्षधर था? क्या राय है आपकी, हम जानना चाहते हैं। तो जिसका उत्तर आ रहा है सी, यानी 3, यानी आदर्शवाद, बिल्कुल सही है। प्लेटो प्रत्ययवाद मतलब आत्मवाद और आदर्शवाद का समर्थक था। आगे साथियों, चतुर्थ प्रश्न पर पहुँचे हैं। प्रश्न है, प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं प्लेटो ने? जल्दी से बताइए। 4, 5, 6, 7, कितने माने हैं? कितने माने हैं? 4, 5, 6, 7। जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। फिर से प्रश्न पढ़ रहा हूँ, प्लेटो ने श्रेष्ठ काव्य के कितने गुण माने हैं? कितने गुण माने हैं साथियों? जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है 6, जिनका उत्तर आ रहा है 6, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। 6 गुण माने हैं। ओके, आगे साथियों, पांचवा प्रश्न, अनुकरण के आधार पर प्लेटो ने कलाओं को कितने भेदों में बांटा है, या कितने भेद किए हैं कलाओं के अनुकरण के आधार पर प्लेटो ने? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। 2 में, 3 में, 4 में, 5 में भेद किया है, कितने में? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। 2, 3, 4, 5। तो साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है 3, ठीक है, उनको वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। प्लेटो के प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय क्या है? छठा प्रश्न, जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होने वाला है? प्लेटो के प्रत्ययवाद, जिसको आत्मवाद भी कहा जाता है, तो इसके अनुसार, प्रत्ययवाद के अनुसार प्रत्यय क्या है? सत्य, परम सत्य, मिथ्या या त्रिधा अपेत? क्या उत्तर होने वाला है? सत्य, परम सत्य, मिथ्या या त्रिधा अपेत? तो साथ ही सही उत्तर होने वाला है परम सत्य। ओके, आगे चलते हैं। वो परम सत्य की ही बात करते हैं कि जिस काव्य में सत्य ना हो, समाज के काम ना आए, राष्ट्र के काम ना आए, वो व्यर्थ है। आगे चलते हैं। अरस्तु ने, आगे का प्रश्न है, अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग कितने शास्त्रों में किया है? साथ ही 7वां प्रश्न है, 2 में किया है, 3 में किया है, 4 में किया है, 5 शास्त्रों में किया है? तो जल्दी बताइए, क्या उत्तर होने वाला है? तो साथ ही इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 3 शास्त्रों में किया है।
आगे साथियों, अरस्तु ने अनुकरण के कितने विषय माने हैं? 2, 3, 4, 5। अनुकरण के कितने विषय माने हैं अरस्तु ने? 2, 3, 4, 5। तो साथियों अनुकरण के अरस्तु ने 3 विषय माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, अरस्तु के अनुसार मनोविकारों का विवेचन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। अरस्तु के अनुसार मनोविकारों का विवेचन किसके द्वारा किया जाता है? त्रासदी के द्वारा, व्यंग के द्वारा, या बुद्धि के द्वारा, या विवेक के द्वारा? जल्दी बताइए। मनोविकारों, मन के विकार का विवेचन किसके द्वारा किया जाता है? त्रासदी, व्यंग्य, बुद्धि या विवेक? जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों, कौन सा उत्तर सही होने वाला है? तो जिनका उत्तर आ रहा है त्रासदी के द्वारा। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, अरस्तु ने त्रासदी को किसका भेद मानकर उसकी व्याख्या की है? अरस्तु ने त्रासदी को किसका भेद मानकर उसकी व्याख्या की है? जल्दी उत्तर दीजिए साथियों। काव्य का भेद माना है, नाटक का, या अभिनय का, या इनमें से किसी का नहीं? जल्दी उत्तर बताइए, जल्दी 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 करिए। फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूँ। अरस्तु ने त्रासदी का किसका भेद, माफ करेगा, अरस्तु ने त्रासदी को किसका भेद मानकर उसकी व्याख्या की है? काव्य, नाटक, अभिनय, या चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर होने वाला साथियों? तो जी हाँ, जिन्होंने नाटक पर टिक किया है, जो नाटक बता रहे हैं। वेरी गुड। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 11वां। लोजाइनस के अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए कौन सी शैली आवश्यक है? कौन सी शैली आवश्यक है? बिल्कुल स्पष्ट, आसान, सरल, सहज, सुबोध आंसर होना चाहिए आपका। आपको मालूम है, मुझे मालूम है कि आप सही उत्तर दे रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे भी देते जाइए उत्तर। जी हाँ, 11वें प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? उदात्त शैली, वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, या विचारात्मक शैली? क्या उत्तर सही होगा? जिनका ए आ रहा है या क आ रहा है, या उदात्त शैली। वेरी गुड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 12वां प्रश्न, लोजाइनस ने उदात्तता के कितने स्रोत स्वीकार किए हैं? 12वां प्रश्न, उदात्तता के कितने स्रोत स्वीकार किए हैं? कल ही डिस्कस किया था पिछले MCQs में, जहाँ भी आ गया साथियों ये प्रश्न। जल्दी से बताइए कौन सा? क, ख, ग, घ, 5, 6, 7, 8। कौन सा विकल्प सही है? कितने स्रोत स्वीकार के उदात्तता के? जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, क आ रहा है, 5 आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, लोजाइनस के अनुसार निम्न में से कौन सा उदात्तता का तत्व है? उदात्तता मतलब उदात्त तत्व, उदात्त। जल्दी से बताइए साथियों, 13वां प्रश्न है, जल्दी से। कौन सा उदात्त का तत्व है? पहला महान विचार, दूसरा उद्दाम आवेग, तीसरा भव्य भाषा, या चौथा ये सभी? कौन सा? जल्दी से उत्तर दीजिए। क, ख, ग, घ। तो साथियों जिनका ऑप्शन 4 मतलब घ आ रहा है, ये सभी। वेरी गुड उनको। आगे अगला प्रश्न ड्राइडन से है। ड्राइडन की गणना किन समीक्षों में की जाती है? फिर से पढ़ देता हूँ। ड्राइडन की गणना मतलब उनकी गिनती किन आलोचकों में होती है, समीक्षकों में होती है? यूनानी समीक्षकों में, रोमन समीक्षकों में, या फिर अंग्रेजी समीक्षकों में, या इनमें से किसी में नहीं? तो साथियों जल्दी से बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी बताइए। किन में होती है उनकी गणना? यूनानी मतलब ग्रीक भाषा में, रोमन भाषा में, या रोमन के समीक्षकों में, या अंग्रेजी समीक्षकों में? साथियों तीसरा विकल्प जिनका आ रहा है, वेरी गुड, अंग्रेजी समीक्षकों में होती है। अगला प्रश्न, ड्राइडन के अनुसार काव्य का संबंध किससे है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से। काव्य का संबंध किससे है ड्राइडन के अनुसार? मुझे मालूम है आपने जो पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर से मुझे इम्पोर्टेंट है, नेट लेवल का प्रश्न है। ड्राइडन के अनुसार काव्य का संबंध किससे है? मानस चित्र से, मानव प्रकृति से, या आनंद से, या इन सभी से? जी हाँ साथियों, जिनका विकल्प 4 आ रहा है बिल्कुल सही, इन सभी से है। आगे 16वां प्रश्न, समीक्षक को निर्णायक होने की अपेक्षा सौंदर्य का उद्घाटन करता होना चाहिए, यह कथन किसका है? समीक्षक यानी आलोचक को निर्णायक मतलब कोई भी रिजल्ट या परिणाम निकालने वाला, ठीक है, समीक्षक को कोई भी रिजल्ट या परिणाम निकालने की अपेक्षा सौंदर्य का उद्घाटन करता होना चाहिए, सौंदर्य का पुजारी होना चाहिए, इस प्रकार से कह सकते हैं। 16वां प्रश्न है,
ड्राइडन, सिडनी, लोजाइनस जो होमर, किसका मत है जे? 16 प्रश्न का साथी जल्दी से उत्तर दीजिए। कौन सा? जी हाँ, ड्राइडन, जिनका ड्राइडन है। वेरी गुड, ए पहला बिल्कुल सही है, शाबाश। आगे 17वां प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए? वर्ड्सवर्थ जो प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं, वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए? विद्वानों की भाषा होनी चाहिए, जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए, अलंकारिक या फिर जटिल भाषा होनी चाहिए? जल्दी से उत्तर दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है साथियों? प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तर का। जी हाँ, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो भाषा जनसाधारण की हो वही समझने लायक हो सकती है काव्य के लिए, तो इसे जनसाधारण भाषा प्रयोग करना चाहिए। आम जन जो लोग प्रयोग करते हैं भाषा, या जो बोले एक दूसरे को तक विचार पहुंचाने के लिए, उसी भाषा का काव्य में प्रयोग होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ, वेरी गुड। तो दूसरा विकल्प सही था इसका। आगे साथियों 18वां प्रश्न, वर्ड्सवर्थ के अनुसार भावों को प्रभावित करने की शक्ति किसकी विशेषता है? वर्ड्सवर्थ के अनुसार भावों को प्रभावित करने की शक्ति किसकी विशेषता है? काव्य की, आलोचना की, निबंध की या गद्य की? जल्दी, भावों को प्रभावित कौन करता है? जल्दी बताइए साथियों। काव्य आलोचना करती है, मतलब समीक्षात्मक जो लेख होते हैं वो आलोचनात्मक लेख, या निबंध लेख, या गद्य? बताइए जल्दी, जल्दी बताइए साथियों, क्या उत्तर होने वाला? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भावों को प्रभावित करने की शक्ति किसकी विशेषता है? काव्य की, आलोचना की, निबंध की या गद्य की? जी हाँ साथियों, जब भी भावों की बात आती है, इमोशन की बात आती है, तो ए पर ही टिक करना है। आगे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं पर कितने आक्षेप किए हैं? कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं पर कितने आक्षेप किए हैं? 2, 3, 4, 5? कौन सा सही? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा सही उत्तर है साथियों? वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं पर कोलरिज ने कितने आक्षेप किए हैं? जल्दी बताइए। जी हाँ, सिर्फ 2, ठीक है, 2 आक्षेप किए। आगे साथियों 20वां प्रश्न, कोलरिज के अनुसार कल्पना के कितने भेद होते हैं? कल्पना के कितने भेद होते हैं कोलरिज के अनुसार? 2, 3, 4, 5? जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी बताइए साथियों इसका उत्तर। जी हाँ, सिर्फ 2 भेद होते हैं, कल्पना के सिर्फ 2 भेद हैं। दोस्तों आगे हमारे पास 21वां प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न? कोलरिज की मान्यता के अनुसार कल्पना की क्षमता कितनी होती है? कोलरिज की मान्यता के अनुसार कल्पना की क्षमता कितनी होती है? परिमित, अपरिमित, या फिर सुखद या दुखद? परिमित या अपरिमित, सुखद या दुखद? तो साथ ही सही ऑप्शन आएगा परिमित, ठीक है, ये इतनी क्षमता होती है कल्पना की। आगे, कोलरिज के अनुसार साहित्यकार अपनी किस शक्ति के आधार पर सर्वजन मनोहरणी रचनाएं प्रस्तुत करता है? किस शक्ति के आधार पर सर्वजन मनोहरणी रचनाएं, मतलब सभी लोगों के मन को भा जाने वाली, सभी लोगों के मन को भा जाने वाली रचनाएं प्रस्तुत करता है? तो किस शक्ति के अनुसार कोई साहित्यकार ऐसा कर पाता है? 22वां प्रश्न है साथियों, विकल्प शब्दों द्वारा, भाषा द्वारा, छंदों द्वारा, कल्पना द्वारा? तो कोलरिज कल्पना की बात करें तो कल्पना द्वारा आएगा, ठीक है, जिनका ऑप्शन आ रहा था। वेरी गुड। आगे साथियों 23वां प्रश्न, जिसे कोलरिज के प्राथमिक कल्पना माना है, जिसे कोलरिज ने प्राथमिक कल्पना माना है, उसे डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने क्या बताया है? सिद्ध कल्पना, अमृत कल्पना, ब्रह्म कल्पना, या फिर सत्य कल्पना? ठीक है, तो साथ ही कल्पना के 2 भेद, एक सिंपल कल्पना मानी है जैसे कि हम लोग करते हैं, एक होती है ललित कल्पना, ठीक है, एक होती है ललित कल्पना। पीछे क्वेश्चन आया था ना, 2 भेद, तो एक कल्पना, प्राथमिक कल्पना इसे बोलते हैं, एक होती है ललित कल्पना, ठीक है, 2 भेद उसके। तो कोलरिज ने प्राथमिक कल्पना माना है, जैसे डॉक्टर शांति स्वरूप ने उसे क्या बताया है? जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या हो सकता है? ब्रह्म कल्पना, ओके, ब्रह्म कल्पना। आगे साथियों 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना का कौन सा नाम नहीं है? कौन सा नाम नहीं है? कोलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना का कौन सा नाम नहीं है? 24वां प्रश्न साथियों, 24वां, ठीक है, ठीक है, प्राथमिक कल्पना, जिसे वो अकेला कल्पना भी बोलते हैं, सिर्फ वो कल्पना शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक कल्पना उसमें कल्पना भी आएगा, इमेजिनेशन भी आ सकता है, जीवंत शक्ति भी आ सकता है, जीवन देने योगी शक्ति, जीवन देने योग्य शक्ति। लेकिन ललित कल्पना तो उनकी दूसरी कल्पना का भेद है, ठीक है साथियों, इसलिए घ ऑप्शन नहीं आएगा, जे वाला नहीं है, ओके। प्राथमिक कल्पना में ललित कल्पना नहीं आता है। आगे साथियों 25वां प्रश्न,
जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मैथ्यू आर्नोल्ड के इतिहास में कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नोल्ड की समय सीमा क्या है? साथियों जल्दी से बताइए। जब भी मैं बात करता हूँ ना कि भैया अपने जन्म काल उनका अवश्य याद कर लेना, इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। चाहे वो कार्ल मार्क्स की बात हो, चाहे फ्राइड की बात हो, लॉरेंस की बात हो, ठीक है, बहुत सारे विद्वान हैं, उनमें से मैथ्यू आर्नोल्ड भी हैं जो अंग्रेजी साहित्य के बोले कि काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की समय सीमा 1820 से 1880, 1821 से 1881, 1822 से 1888 या फिर 1823 से 1887 क्या होने वाली? याद करिएगा आपने कि नहीं? जल्दी से उत्तर बताइए। जी हाँ, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी यानी ग, 1822 से लेकर 88 तक। वेरी गुड, उनका आंसर सही है, जिनका सी था। आगे साथी, मैथ्यू आर्नोल्ड के विचारों को क्या नाम दिया जाता है? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से। एक एक दो तीन चार, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? मैथ्यू आर्नोल्ड के विचारों को क्या नाम दिया जाता है? कला का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, आलोचना का सिद्धांत या कला और नैतिकता का सिद्धांत? जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से। कला का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, आलोचना का सिद्धांत या कला और नैतिकता का सिद्धांत? तो साथियों जिनका ऑप्शन आ रहा है 4 घ, कला और नैतिकता का सिद्धांत का नाम दिया जाता है मैथ्यू आर्नोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे साथी, मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार आलोचक में कितने गुण होने चाहिए? जल्दी बताइए। 2, 3, 4, 7, जल्दी बताइए कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? तो जिनका ऑप्शन आ रहा है बी यानी ख, 3 गुण होने चाहिए मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार आलोचक में। आगे साथियों 28वां प्रश्न, इलियट का सन 1928 का वक्तव्य आने से पहले लोग उन्हें क्या समझ रहे थे? क्या समझ रहे थे? इलियट का सन 1928 का वक्तव्य आने से पहले लोग उन्हें क्या समझ रहे थे? 28वां प्रश्न है, परंपरावादी प्रतीकवादियों से प्रभावित, रहस्यवादी या मर्यादावादी? बहुत सारे लोग परंपरावादी कह रहे होंगे, नहीं, प्रतीकवादियों से प्रभावित समझ रहे थे। ओके, प्रतीकवाद भी एक युग चला है। आगे 29वां प्रश्न, इलियट के अनुसार परंपरा कैसी वस्तु है? व्यर्थ, प्रेरक, महत्वपूर्ण या अत्यंत महत्वपूर्ण? परंपरा कैसी वस्तु है? जल्दी से उत्तर दीजिए, गैस ही करिए, गैस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार। इलियट के अनुसार परंपरा कैसी वस्तु है? 1, 2, 3, 4, कौन सा सही है? तो जिनका ऑप्शन आ रहा है घ, ठीक है, बिल्कुल सही, अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा को माना है उन्होंने। आगे साथियों 30वां प्रश्न, इलियट के अनुसार, या माफ़ करेगा, इलियट ने परंपरा को छोड़ना अपने आप को छोड़ने के समान अपने किस निबंध में कहा है? क्या कहा है? इलियट ने परंपरा को छोड़ना अपने आप को छोड़ने के समान कहा है, और अपने किस निबंध में जो है पंक्ति कही है कि हाँ अगर हम परंपरा को छोड़ देते हैं, ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम अपने आप को ही छोड़ देंगे? तो अपने किस पुस्तक में उन्होंने कहा है? जल्दी से उत्तर बताइए। सीक्रेट वाटर, सीक्रेट फायर या सीक्रेट एयर? जल्दी बताइए, ABCD कौन सा उत्तर सही होने वाला है? किस पुस्तक में? 30वें प्रश्न का उत्तर है तो सीक्रेट इड, ठीक है, सीक्रेट इड में कहा है उन्होंने ये। आगे साथियों इलियट, 31वां प्रश्न, इलियट धर्म और संस्कृति को कैसा मानता है? अलग अलग, एक विरोधी या एक दूसरे का पूरक? धर्म और संस्कृति को कैसा मानता है इलियट? तो धर्म और संस्कृति को कैसा मानता है? क्या आंसर होना चाहिए? ABCD कौन सा? जी हाँ, ख, ठीक है, बी ऑप्शन, ख ऑप्शन, एक ही मानता है वह धर्म और संस्कृति को। आगे साथी 32वां प्रश्न, TS इलियट आरंभ में कवि की निर्व्यक्तिक प्रज्ञा के विषय में कैसे रहे निर्व्यक्तिक प्रज्ञा के विषय में? आग्रहपूर्ण, अत्यंत आग्रहपूर्ण, उदासीन, अत्यंत उदासीन? जल्दी बोलिए कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो जिनका विकल्प आ रहा है साथियों बी, अत्यंत आग्रहपूर्ण रहे थे, ठीक है। आगे साथियों इलियट ने निर्व्यक्तिक प्रज्ञा के कितने रूप माने हैं? 2, 3, 4, 5, कितने रूप माने साथी? जल्दी बोलिए। 33वें का प्रश्न है, 33वां प्रश्न है साथियों। तो जी हाँ, उन्होंने 2 रूप माने हैं निर्व्यक्तिक प्रज्ञा का, ठीक है। आगे प्रश्न है
एलियट ने समीक्षा की कितनी पद्धतियाँ मानी हैं? 2, 3, 4, 5। समीक्षा की कितनी पद्धतियाँ मानी हैं? 34वां प्रश्न। तो साथियों उन्होंने दो पद्धतियाँ ही मानी हैं। आगे हमारे पास प्रश्न है 35वां प्रश्न है साथियों। रिचर्ड्स ने संप्रेषण को क्या माना है? महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो इसलिए ग और घ ऑप्शन आप इसमें काट दीजिए, ठीक है। अभी ए और बी में बताना है, क और ख में महत्वपूर्ण माना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ही आएगा। संप्रेषण सिद्धांत दिया है तो उसका वो समर्थन ही करेंगे ना। आगे 36वां प्रश्न। रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम किसे माना है? क्या माना है? रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम कल्पना को, भाषा को, आलोचना को या व्याख्या को? जल्दी बताइए। 36वां प्रश्न क्या गैस हो सकता है? जल्दी बताइए। तो भाषा को माना है साथियों, ठीक है। ख प्रश्न ख जो है इसका सही उत्तर आएगा, ठीक है। रिचर्ड्स ने कविता के संप्रेषण का माध्यम भाषा को माना है। आगे साथियों, निम्न में से कौन सा रिचर्ड्स का व्याख्यात काव्य सिद्धांत है? बहुत विख्यात है, जो विख्यात, ठीक है, प्रसिद्ध काव्य सिद्धांत दिया है जो उन्होंने, कौन सा है? संप्रेषणीयता का सिद्धांत, कला का मूल्यवादी सिद्धांत, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोलिए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? कौन सा ऑप्शन आएगा? जल्दी बोलिए। तो जिनका विकल्प आ रहा है सी यानी ग, वेरी गुड, यही ऑप्शन आएगा साथियों, क्योंकि उन्होंने संप्रेषण और मूल्य का सिद्धांत, मूल्यवादी सिद्धांत दोनों दिए हैं। आगे साथियों 38वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा क्रोचे के अभिव्यंजना का स्तर है? आत्म संवेदन, अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति या आनुषंगिक आनंद जाज्य सभी? जल्दी बोलिए कौन सा? ए बी सी डी कौन सा उत्तर आएगा 38वें का? तो ये सभी आएगा साथियों, घ, ठीक है। आत्म संवेदन, ठीक है, अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति, आनुषंगिक और आनंद, ये भी आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों 39वां। क्रोचे ने अभिव्यंजना की स्थापना अपने ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट के प्रथम खंड में की। प्रथम खंड का नाम बताइए। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन एनटीए यूजीसी नेट पे पूछा जा सकता है। तो क्या है इसका उत्तर? देख लेते हैं। क्रोचे ने अभिव्यंजना की स्थापना अपने ग्रंथ फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट के प्रथम खंड में की। प्रथम खंड का नाम बताना है, जल्दी बताइए क्या हो सकता है? जिनका आ रहा है सौंदर्य शास्त्र, ग, ठीक है। प्रथम खंड का नाम है सौंदर्य शास्त्र। ओके, आगे। होरस का औचित्य सिद्धांत उनके किस ग्रंथ में? जल्दी बताइए उनके ग्रंथ का नाम, जल्दी बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, आपने उनके ग्रंथ तो पढ़े होंगे। जल्दी बताइए साथियों। 40वें का उत्तर क्या होने वाला है? क्या होगा? क्या होगा साथियों? 40वां, जिनका ऑप्शन आ रहा है क यानी ए, वेरी गुड, आर्ट्स पोएटिका। आगे चलते हैं। 41वां प्रश्न। क्लासिसिज्म को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रवाद, शास्त्रीयवाद, अभिजात्यवाद या ये सभी? क्लासिज्म को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? शास्त्रवाद, शास्त्रीयवाद, अभिजात्यवाद या ये सभी? जल्दी बताइए साथियों, हिंदी में किस नाम से जाना जाता है क्लासिज्म को? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या लगता है कौन सा उत्तर आएगा? जी हाँ साथियों, ऑप्शन ग यानी डी, ये सभी। जब भी क्लासिज्म शब्द का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है, तो समझ लेना इसको शास्त्रवाद, शास्त्रीयवाद या अभिजात्यवाद। जहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न कर देते हैं, ठीक है, अभिजात्यवाद को नहीं समझते, वो क्लासिज्म की बात हो रही होती है। आगे साथी रिनोसा कॉल में रिनेसा, ठीक है, रिनेसा कॉल में यूनान की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ क्या मानी गई हैं? रिनेसा कॉल चला है, ठीक है, माफ़ करिएगा, रिनेसा काल है, एक युग है, ठीक है। और यूनान की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ क्या मानी गई हैं इस काल के दौरान? ओके, अभिजात्यवादी, विखंडनवादी, संरचनावादी या उत्तर संरचनावादी? क्या होगा इसका उत्तर साथियों? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साथियों, क्या उत्तर होने वाला है? जी हाँ, जिनका ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, वो सही है, रिनेसा, ठीक है। रिनेसा काल में यूनान की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियाँ क्या मानी गई? अभिजात्यवादी मतलब शास्त्रीयवाद, शास्त्रवाद या क्लासिज्म कही गई?
आगे साथियों, यूरोप में स्वच्छंदतावाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? यूरोप में स्वच्छंदतावाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? बहुत आसान प्रश्न है। जब भी आपने ग्रेजुएशन करा होगा तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद का विकास किस शताब्दी में हुआ? 45वां, जी 18वीं शताब्दी में माना जाता है। 1889 में फ्रांस में माना जाता है स्वच्छंदता का विकास। ओके, आगे चलते हैं साथियों। स्वच्छंदतावाद का उग्र रूप किसकी विचारधारा है? स्वच्छंदतावाद, जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं इंग्लिश में, स्वच्छंदतावाद का उग्र रूप किसकी विचारधारा है? कार्लाइल, माफ़ करिएगा, कार्लाइल की, क्रोचे की, ऑस्कर वाइल्ड की या फ्राइड की? जल्दी उत्तर दीजिए। ABCD कौन सा सही होने वाला है? जल्दी बोलिए। जी हाँ, क्रोचे। ओके, तो स्वच्छंदतावाद का उग्र रूप किसकी, माफ़ करेगा, स्वच्छंदतावाद का उग्र रूप किसकी विचारधारा है? तो क्रोचे की। आगे साथियों, फ्रांस की राज्य क्रांति से किस विचारधारा का घनिष्ठ संबंध है? किस विचारधारा का घनिष्ठ संबंध है साथी? जल्दी बताइए। संरचनावाद, स्वच्छंदतावाद, आधुनिकतावाद, अभिजात्यवाद। अभी हमने बताया था फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789। ओके, तो इस दौरान किस राज्य, इस क्रांति से कौन सा जो युग है शुरू हुआ? तो जिनका विकल्प साथियों आ रहा है बी, स्वच्छंदतावाद। ओके, तो स्वच्छंदतावाद का संबंध ही फ्रांस की राज्य क्रांति से है। ओके, आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न, 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में हुई नवीन साहित्यिक धारा को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा गया। इसको हिंदी में क्या कहा गया? इसको हिंदी में क्या कहा गया? रोमांटिसिज्म। अभी प्रश्न हल हो रहे हैं, उसी से संबंधित फिर से घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यही तो होता है साथियों, मास्टर कैडर हो, लेक्चर कैडर हो, कोई भी प्रश्न जहाँ पर कह लें तो घुमा फिरा कर ही पूछा जाता है। होता आसान है, उसको अटैम्प्ट करना बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा घुमाया और हमारे सिर के ऊपर से प्रश्न चला गया। ठीक है, अभी हमने बताया, इसी से 2-3 प्रश्न पहले आ चुके हैं। 19वीं शताब्दी, ठीक है, 19वीं के बजाय 18वीं शताब्दी आना था जहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो चुकी है साथियों, जहाँ पर 18वीं शताब्दी आएगा। ओके, 1789 में हुई थी ना वो क्रांति, तो 18वीं शताब्दी आएगा। 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में हुई नवीन साहित्यिक धारा को, ठीक है, नवीन साहित्यिक धारा को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा गया। तो हिंदी में क्या कहा गया है? तो हिंदी में कहा गया है साथियों, अभिजात्यवाद कहा गया, अभिव्यंजनावाद कहा गया है, स्वच्छंदतावाद, अभिखंडनवाद। क्या? जी हाँ साथी, जिनका गो ऑप्शन आ रहा है स्वच्छंदतावाद। वेरी गुड, शाबाश आप लोगों को, आप मेहनत करते हो। स्वच्छंदतावाद, ठीक है, स्वच्छंदतावाद से प्रभावित था हमारा छायावाद। आगे साथियों, 47वां प्रश्न, स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है तथा भावना प्रेरित कल्पनातिरेक इसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद की यह परिभाषा किसने दी? एवरक्रॉम्बी ने, CS बाबरा ने, प्रोफेसर कोजामिया ने या वाल्टर स्कॉट ने? जल्दी से उत्तर बता देता हूँ साथियों, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये पंक्ति आपने जरूर याद कर लेनी है, नेट लेवल का क्वेश्चन है। स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है तो भावना प्रेरित कल्पनातिरेक इसकी मूल प्रवृत्ति है। तो कौन सा सही उत्तर आने वाला है? जल्दी से मैं ही बता देता हूँ, कोजामिया। ठीक है, प्रोफेसर कोजामिया ने ऐसे बोला है। आगे साथियों, 48वां प्रश्न है, क्या है? अभिव्यंजनावाद काव्य और कला के स्वरूप विश्लेषण का कैसा सिद्धांत है? अभिव्यंजनावाद काव्य और कला के स्वरूप विश्लेषण का कैसा सिद्धांत है? व्यक्तिवादी, समाजवादी, भौतिकवादी या अराजकतावादी? जल्दी से उत्तर दीजिए। जी हाँ, व्यक्तिवादी। ओके, ये व्यक्तिवादी सिद्धांत है, ना तो समाजवादी, तो वही मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भौतिकवादी जो है वो प्लेटो और अरस्तू से जुड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ पर अभिव्यंजनावाद हमेशा ही अभिव्यक्ति की बात करता है तो व्यक्तिवादी आएगा। आगे साथी 49वां प्रश्न, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद काव्य क्या है? क्रोचे का
अव्यंजनावाद काव्य का क्या है? क्या है साथियों? एक रूप, एक दर्शन, एक विज्ञान या एक आलोचना? जल्दी उत्तर दीजिए। ए बी सी डी क्या ऑप्शन होने वाला है? जल्दी बताइए। एक दर्शन, ठीक है, जिनका ख ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। आगे साथियों 50वां प्रश्न। कार्ल मार्क्स के दर्शन को क्या नाम दिया जाता है? ये तो पता ही होगा आपको। जल्दी बताइए, क्या दर्शन को नाम दिया जाता है? जल्दी बताइए साथी, जल्दी उत्तर दीजिए। ए बी सी डी, मार्क्सवाद, समाजवाद, सोशलिज्म या ये सभी? तो जिनका ऑप्शन आ रहा है घ, ठीक है, डी, ये सभी। मार्क्सवाद को समाजवाद भी कहा जाता है, सोशलिज्म भी कहा जाता है, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। आगे साथियों 51वां प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की समाजवादी धारा के साहित्यिक रूपांतरण का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल मार्क्स की समाजवादी धारणा की साहित्यिक रूपांतरण। अभी साथियों साहित्यवादी नहीं थे, साहित्यकार नहीं माने जाते हैं। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स साहित्यकार नहीं माने जाते हैं, वो एक दार्शनिक माने जाते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत चलाया, ठीक है, वर्ग संघर्ष का हो, चाहे एक मूल्य अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो, ठीक है, समाज में कैसी स्थितियाँ होनी चाहिए, पूंजीपतियों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, सर्वहारा के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, तो ये सब तो उन्होंने सिद्धांत दिए, लेकिन साहित्य रूप किसने धारण करवाया? ठीक है, तो ये उत्तर ऑर्वेल ने, एंजलिस ने साहित्यिक रूपांतरण करवाया समाजवादी धारा के रूप में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को, या सत्यदेव मिश्र को, या इनमें से कोई नहीं। सत्यदेव मिश्र भी इन्होंने वाला है, घ ऑप्शन भी नहीं। क और ख में, ठीक है, विकल्प चुनिए आप, कौन सा सही होगा, क या ख? 51 प्रश्न पर है अभी हम, ठीक है। जी हाँ साथियों, कॉर्डवेल ये नाम आता है, ओके। तो कॉर्डवेल जो है, इन्होंने ही इनकी जो सिद्धांत है उसको साहित्यिक रूपांतरण के रूप में अपना योगदान दिया था, कि इनके सिद्धांत को साहित्यिक रूपांतरण करवाया था इसके सिद्धांत का। समाजवाद वहीं से चला। आगे साथियों मार्क्सवादी आलोचना का संबंध मार्क्स के किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, उपयुक्त दोनों, जब वर्ग संघर्ष से है, ठीक है। मार्क्सवादी आलोचना का संबंध मार्क्स के किस सिद्धांत से है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जल्दी से उत्तर दीजिए। 52वां प्रश्न है जी, 52वां प्रश्न। जल्दी से उत्तर दीजिए, क्या उत्तर होने वाला है? तो साथियों जे जहाँ पर बताऊँ कि ऑप्शन थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तो ये तीनों ही आ जाएगा। मार्क्स के सिद्धांत का जो संबंध है वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से भी है, और वर्ग संघर्ष से भी है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, 53वां प्रश्न है। 53वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। क्या है प्रश्न? मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये तो पता होना चाहिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? जल्दी से उत्तर दीजिए। 53 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है बी, फ्राइड। वेरी गुड। आगे चलते हैं। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत, चेतन सिद्धांत, काम सिद्धांत, अचेतन सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी उत्तर दीजिए। आसान है प्रश्न, पढ़ा है आपने पहले भी। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है बी, काम सिद्धांत, ठीक है, काम सिद्धांत दिया है उन्होंने। आगे साथियों, मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है उनका काम सिद्धांत से संबंधित। आगे अस्तित्ववाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जल्दी उत्तर दीजिए साथियों, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। प्रवर्तक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स, माफ करेगा, अस्तित्ववाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स, एडमेड हर्सल को, फ्रेडरिक नीत्शे को, जॉन-पॉल सार्त्र को? जहाँ पर जॉन-पॉल सार्त्र आएगा साथियों, लेकिन ऑप्शन में अगर कीरकेगार्ड आता, ठीक है, तो उसको भी हम देखते कि इस पर भी टिक लगाया जा सकता है या नहीं। कीरकेगार्ड को भी प्रवर्तक माना जाता है। वैसे आगे, अस्तित्ववाद ने व्यापक रूप कब धारण किया था? 1914 के बाद, 1919 के बाद, या 1940 या 1950 के बाद? जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। सही क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही है? जल्दी से उत्तर बताइए।
जी हाँ साथियों, अस्तित्ववाद का व्यापक रूप कब धारण हुआ या कब धारण किया अस्तित्ववाद ने अपना व्यापक रूप? तो ये ऑप्शन आएगा साथियों 1919 के बाद। ओके, ठीक है साथियों, 19 को हालांकि पहले ही आ चुका था, अस्तित्ववाद का उदय हो चुका था, लेकिन अगर व्यापक रूप, अगर इसका रूप फैला अच्छी तरह से वो 1919 के बाद ही फैला था। आगे साथियों चलते हैं। अस्तित्ववाद की प्रमुख धारणा क्या है? व्यक्ति की महत्वता, क्षणवाद, निरपेक्ष नास्तिकता या ये सभी? जल्दी बताइए, पहला दूसरा। वैसे ये बता देता हूँ, वो नास्तिक तो थे, ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखते थे। वो कहते हैं जो चीज़ सामने है उसको एक्सेप्ट करो, जिसका अस्तित्व है उसको एक्सेप्ट करो। जो मर गया वो घर गया, ऐसा नहीं है, जो मर गया उसका अस्तित्व खत्म, उसकी समाप्ति है। ठीक है, जिसका अस्तित्व है उसको ही स्वीकार करना है। ओके, तो वैसे आलोचना का विषय रहा अस्तित्ववाद, कईयों ने इसको स्वीकार ही नहीं कहा, स्वीकार ही नहीं किया। अब अस्तित्ववाद भी देखो ना साथियों, अगर मैं जापान नहीं गया हूँ लेकिन मुझे पता है जापान एक देश है, अगर मैं नहीं गया हूँ तो अस्तित्ववादी कहते थे कि उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है जापान का। अगर आपने देख लिया जापान तो हाँ उसका अस्तित्व है। तो इस तरह से चलता था। और अस्तित्ववाद, आपको बताऊँ साथियों, अस्तित्ववाद की बहुत ज़्यादा आलोचना भी इसी कारण हुई। वो कहते थे कि जिसका अस्तित्व है उसी को स्वीकार करो, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। मैंने अभी समझाया आपको। तो क्या धारणा है बताइए चार ऑप्शनों में से? जी हाँ साथियों, ये सभी। ओके, व्यक्ति की महत्वता को बहुत स्वीकार करते थे। ओके, क्षणवाद मतलब एक एक क्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के ऊपर डिपेंड है ज़िंदगी। निरपेक्ष, निरपेक्ष नास्तिकता, ठीक है ना, बिल्कुल नास्तिक हो जाना, किसी और नहीं जाना। ओके, ये अस्तित्ववाद के लोगों ने कहा। ये सभी आएगा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही। आगे साथियों, संरचनावाद का सार तत्व किसमें है? रूपवाद में, समाजवाद में, व्यक्तिवाद में या भौतिकवाद में? जल्दी बताइए, 1 2 3 4 कौन सा उत्तर आएगा साथियों सही? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। रूपवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या फिर भौतिकवाद? समाजवाद तो इसका सार तत्व जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का है, समाजवाद में अभिव्यंजना का व्यक्तिवाद में। ठीक है, तो रूपवाद में आएगा। ठीक है साथियों, आधुनिकतावाद का भौतिकवाद में आएगा। ओके, तो रूपवाद जो है इसका, संरचनावाद का सार तत्व जो है रूपवाद में आएगा। आगे साथियों 59वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। संरचनावाद का विकास 20वीं शताब्दी के 7वें 8वें दशक में कहाँ हुआ? 20वीं शताब्दी यानी 1970-80 में। ठीक है, इसके दशक में हुआ संरचनावाद का विकास, ये माना जाता है। तो 7वें 8वें दशक में कहाँ हुआ? रूस में, अमेरिका में, जर्मनी, फ्रांस में? जल्दी बताइए, उत्तर क्या होने वाला है? जी हाँ, ज़्यादातर जितने भी वाद हुए हैं पैदा, जितने भी सिद्धांत पैदा हुए हैं फ्रांस में ही हुए हैं। ठीक है, तो फ्रांस में पैदा हुआ तो संरचनावाद भी और अस्तित्ववाद भी। ठीक है, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म भी। ओके, साहित्य में भाषागत प्रयोगों का अध्ययन शैली विज्ञान है किसका? ये प्रश्न हमने अभी हाल ही में पूछा था आपसे, एक वीडियो बनाई थी उसमें करवाया भी था, और हमने एक प्रश्नमाला बनाई थी उसमें पूछा था। साहित्य में भाषागत प्रयोगों का अध्ययन शैली विज्ञान है। जल्दी से उत्तर दीजिए। जी हाँ जी, लीच। ठीक है, लीच जो है विद्वान पाश्चात्य विद्वान, उनका मत है जी, साहित्य में भाषागत प्रयोगों का अध्ययन शैली विज्ञान है। ओके, आगे साथियों 61वां प्रश्न, शैली विज्ञान को आलोचना सिद्धांत किसने कहा है? शैली विज्ञान को आलोचना सिद्धांत किसने कहा है? तो जल्दी से उत्तर दीजिए। वैसे ये प्रश्न थोड़ा सा टफ जरूर है। जी हाँ, 61 का उत्तर आ जाएगा, कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा है आलोचना सिद्धांत शैली विज्ञान को। आगे ठीक है, कृष्ण कुमार शर्मा ने काफ़ी अच्छी तरह से शैली विज्ञान की व्याख्या भी की। आगे साथियों, निम्न में से कौन विखंडनवाद का जनक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा है नेट की परीक्षा में, लेक्चरर कैडर में पूछे जाने की 100% संभावना है इसे भी, इस प्रश्न की भी। तो जल्दी से बताइए साथियों, जॉन सार्त्रे, जॉस वैली, जॉक देरिडा या फ्रेडरिक नीत्शे, कौन से हैं साथियों? जल्दी बताइए, जल्दी 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 उत्तर बताइए। जी हाँ साथियों, जिनका सी आ रहा है जॉक देरिडा, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। आगे 63वां प्रश्न, विखंडनवाद का जन्म 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ?
जल्दी बताइए, 5वें, छठे, 8वें या 7वें किस दशक में हुआ? 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ साथी विखंडनवाद का जन्म? जल्दी बताइए, 5वें, छठे, 8वें, 7वें, A B C D कौन सा उत्तर सही है? जल्दी बताइए साथियों। जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, जल्दी बताइए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में हुआ था, किस दशक में हुआ था? वैसे जोग देरीदा ने इसको चलाया था साथियों, और 1930 में जोग देरीदा का जन्म हुआ था। ओके, तो ये मैंने बता दिया। और साथियों दूसरी बात कि कब ये पैदा हुआ, कौन से दशक में, तो ये 8वें दशक में माना जाता है। ओके, आगे साथियों हमारे पास 64वां प्रश्न है, आधुनिकतावाद की शुरुआत D.H. लॉरेंस कब से मानते हैं? 1914, 1915, 1916 या 1920? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिकतावाद की शुरुआत D.H. लॉरेंस कब मानते हैं? जल्दी बताइए साथियों, 64वां प्रश्न है, सही उत्तर बताइए, क्या होने वाला है? ठीक है, कि क्या उत्तर होने वाला है, जल्दी बताइए। ओके, तो साथियों आधुनिकतावाद की शुरुआत 1915 से मानी जाती है, द्वितीय विश्व युद्ध से। कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 1914 भी देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़न है। तो विकल्प में अगर 14 या 15 है तो टिक करिए 14 पर या फिर 15 पर, ठीक है। वो उस वक्त के हालात पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाएंगे। आगे साथी, जॉर्ज लुकाच आधुनिकतावाद को मानते हैं, क्या मानते हैं? सिनेरियो, दादावाद, या फिर इतिहास निरपेक्ष घटना संघटना, या इनमें से कुछ नहीं? जॉर्ज लुकाच क्या मानते हैं? जल्दी बताइए। माफ़ करेगा, 65वां प्रश्न है ये। तो जॉर्ज लुकाच आधुनिकतावाद को इतिहास निरपेक्ष संघटना मानते हैं। आगे साथी, उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म कहाँ हुआ? जल्दी बताइए। फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका? बहुत सारे लोग अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में बहुत कम हुआ है साथियों। बहुत सारे सिद्धांतों की जो रचना है, या जो बोले कि सिद्धांत जो पैदा हुए, जैसे संप्रदाय उदय हुए, वो यूरोप में पैदा हुए, ठीक है, ना कि अमेरिका में। अमेरिका में खोजें बहुत कम हुई हैं, ठीक है, तो अमेरिका का नाम नहीं है जहाँ पर, तो हुआ यूरोप में है। ओके, उत्तर आधुनिकतावाद का जन्म कहाँ हुआ? तो साथियों जो सही उत्तर है वो आएगा आपका फ्रांस, ठीक है। बहुत सारे सिद्धांतों का जन्म यहीं पर हुआ है। ओके, 66वें का पहला आ जाएगा, जिनका पहला था उत्तर। वेरी गुड। आगे साथियों, उत्तर आधुनिकतावाद पदबंध का प्रयोग जॉन वर्थ ने कला के संदर्भ में कब किया? ठीक है, कला के संदर्भ में कब किया? उत्तर आधुनिकतावाद पदबंध, मतलब ये जो शब्द है ना, उत्तर आधुनिकता, ये जो शब्द जो है, ठीक है, इसको पदबंध कहा गया है, जो जोड़ा गया है ना जो उत्तर आधुनिकता को, इसलिए पदबंध बन गया ये। तो उत्तर आधुनिकता पदबंध का प्रयोग जॉन वर्थ ने कला के संदर्भ में कब किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? क्या उत्तर आएगा साथियों? 67 प्रश्न पर हैं अभी हम। तो ख, सन 1967 में किया इस पदबंध का प्रयोग, ठीक है, कला के संदर्भ में उत्तर आधुनिकता के लिए। आगे साथियों 68वां प्रश्न, उत्तर आधुनिकतावाद सामाजिक विचारणा का कैसा रूप है? आप करेगा विधारणा, ठीक है, धारणा। उत्तर आधुनिकतावाद सामाजिक विधारणा का कैसा रूप है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक या वैज्ञानिक? 68 प्रश्न पर हैं अभी हम, जल्दी बताइए। सामाजिक विधारणा का कैसा रूप है उत्तर आधुनिकतावाद? तो जी हाँ, सांस्कृतिक आएगा। ओके, आगे साथियों 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वैचारिक समीक्षा का अंग है? व्यवहारिक, माफ करेगा, व्यवहारिक। निम्न में से कौन सा व्यवहारिक समीक्षा का अंग है? अध्ययन, विश्लेषण, निर्णय या ये सभी? जल्दी बताइए। 69वें प्रश्न का उत्तर विश्लेषण, निर्णय या अध्ययन? तो साथियों ये सभी आ जाएगा। व्यवहारिक समीक्षा में ये सब कुछ आता है। साथियों व्यवहारिक समीक्षा क्या होती है? मैं हर बार बच्चों को समझाता, व्यवहारिक समीक्षा, व्यवहारिक समीक्षा। व्यवहारिक समीक्षा होती है जब हम किसी पुस्तक की समीक्षा कर रहे हैं। समझ लीजिए कि मैंने जायसी की पद्मावत पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, उसमें किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्या परिस्थितियाँ रही कि इसी अलंकार का वहाँ पर प्रयोग होना था, कौन सा रस वहाँ पर मुझे आनंद दे रहा है,
ठीक है, कैसी वाणी का प्रयोग किया है, किस भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा के अलावा कोई और भाषा का भी यहाँ पर प्रयोग है। तो ये होता है व्यवहारिक आलोचना, और क्या सीख मिलती है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन जब हम समीक्षा यदि हम सैद्धांतिक आलोचना की बात करते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक आलोचना जो एक होती है सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक समीक्षा के बारे में, जो व्यवहारिक आलोचना के बारे अभी समझाया, सैद्धांतिक आलोचना के बारे में भी सीख लीजिए। सैद्धांतिक आलोचना वो होती है जब हम किसी सिद्धांत को पढ़कर कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जैसे कि मैंने मार्क्सवाद पढ़ा है, ओके, मार्क्सवाद क्यों पैदा हुआ, किसके कारण हुआ, क्या कारण रहे उसके पैदा होने के का, है ना। तो आज समाजवाद पर क्या हो रहा है कि कौन कौन लेखक लिख रहे हैं, वो सब सैद्धांतिक आलोचना में आ जाए। हम किसी सिद्धांत को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, फिर हम कोई निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो होती है सैद्धांतिक आलोचना। तो इसलिए व्यवहारिक आलोचना और सैद्धांतिक आलोचना ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए जहाँ पर भी ये कहा गया है कि व्यवहारिक समीक्षा का अंग क्या है, व्यवहारिक समीक्षा, जिसमें हमने पढ़ना होता है, अध्ययन करना होता है, विश्लेषण करना होता है, फिर निर्णय भी लेना पड़ता है, ठीक है ना। आगे 70वां प्रश्न, किसी रचना की व्यवहारिक समीक्षा के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, या विशेष शब्दों को पढ़ना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं साथियों। अभी समीक्षा से संबंधित प्रश्न ऐसे आएंगे, अवश्य आएंगे, ठीक है। तो किसी रचना की व्यवहारिक समीक्षा के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। वो तो कोई भी प्रश्न है पहले, है ना, उसका अर्थ समझेंगे तभी तो आएगा ना। कोई भी कविता है, अर्थ नहीं पता, ऐसे थोड़ी याद हो जाएगी। तो ये तो कॉमन बात है, ये नहीं होने वाला है। उससे पढ़ना चाहिए, पढ़ते तो हैं ही हैं, ठीक है। विशेष शब्दों को पढ़ना चाहिए, चौथा ऑप्शन। ऐसा भी नहीं है, फिर तो आसान शब्द रह जाएंगे जो विशेष नहीं है। तो इसलिए कोई भी व्यवहारिक समीक्षा साथी उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अभी मैं रामचरितमानस को खोल कर बैठ जाऊँ, मैंने कहा मैंने उसकी व्यवहारिक समीक्षा करनी है, ठीक है। मैंने देखना है कि भैया कि उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किस ढंग से हुआ है, अलंकारों, छंदों, रीति का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, पदों का प्रयोग, है ना, कैसी वाणी वो लिखते थे तुलसीदास जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, सर्वप्रथम बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी अर्थ तो चलो समझ में आ गया, बार बार पढ़ने से पता चलता है साथियों, ठीक है। आगे 71वां प्रश्न, आदर्श व्यवहारिक समीक्षा करने के लिए रचना के किस तथ्यों को सामने लाना चाहिए। आदर्श व्यवहारिक समीक्षा करने के लिए रचना के किस तथ्यों को सामने लाना चाहिए, ठीक है। एक अच्छी व्यवहारिक समीक्षा किसी पुस्तक की होती है, ठीक है, पुस्तक की ही व्यवहारिक समीक्षा होती है। कोई किसी ने पुस्तक लिखी फिर उसका समीक्षा करना यही होती है, ओके। तो उसके लिए किस तथ्यों को सामने लाना चाहिए, सौंदर्य, अर्थ और उद्देश्य, या कवि की विचारधारा, जैसे भी, या फिर जैसा भी, कौन सा आपको लग रहा है। 71 प्रश्न पर है साथियों, जिनका डी ऑप्शन आ रहा है, घ आ रहा है, वेरी गुड, जैसा भी आ जाएगा, ठीक है। तो किन तथ्यों को लाना चाहिए, सौंदर्य, अर्थ और उद्देश्य, कवि की विचारधारा, ये सब कुछ आ जाता है। स्त्री विमर्श से जुड़े, अभी साथियों विराम लगाते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जुड़े प्रश्न, ठीक है। अभी थोड़ा आलोचनात्मक प्रश्न आए हैं, ओके। तो अभी स्त्री विमर्श से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। स्त्री विमर्श किस शताब्दी की देन है, किस सेंचुरी में इसका जन्म हुआ, ठीक है, 18वीं, 19वीं, या 20वीं, या 21वीं, जल्दी बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए साथियों। स्त्री विमर्श, स्त्रियों के हकों के लिए, हितों के लिए जो आंदोलन छिड़े उनको स्त्री विमर्श कहा जाता है। जल्दी बताइए कौन सा उत्तर होगा साथी, ABCD। जी हाँ साथियों, तो जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 20वीं शताब्दी, ओके। 20वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन के। आगे साथियों, फ्रांसीसी लेखक सिमोन दी बुआ, ठीक है, सिमोन द बुआ की स्त्री विमर्श संबंधी पुस्तक द सेकंड सेक्स कब प्रकाशित हुई थी। ये हमने जब नारी विमर्श पर साथियों वीडियो बनाई थी उस वक्त बताया। तो जल्दी से उत्तर दीजिए, द सेकंड सेक्स कब प्रकाशित हुई थी, सिमोन दी बुआ की पुस्तक, और इसी से नारी विमर्श शुरू हुआ था साथियों। क्योंकि उस वक्त के जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी होती है ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी, समाज, उसने इस पुस्तक को सिरे से नकार दिया था, ठीक है। जैसे ही सुनने में पढ़ने में भी लग रहा था सेकंड सेक्स, ठीक है ना। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझ जाएं। तो बहुत सारे व्यक्ति जो पुरुष प्रधान सोसाइटी को स्वीकार करते हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा आलोचना चली, अखबारों में छपा इसके बारे में कि जब क्या बात हो रही है। तो स्त्रियों के सामने आई कि हमारे भी कुछ हित हैं, हमारे भी कुछ
हक होते हैं। ठीक है, तो कब लिखी गई ये पुस्तक, कब प्रकाशित हुई, इसी से नारी विमर्श शुरू हुआ था साथियों। मैंने नारी विमर्श करवाया हुआ आपको, जल्दी बताइए जिनका ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, 1949 में ही ये प्रकाशित हुई थी। आगे साथियों 74वां प्रश्न, निम्न में से कौन 21वीं शताब्दी की स्त्री विमर्श की हिंदी लेखिका है। ठीक है, 21वीं शताब्दी की स्त्री विमर्श की कौन सी हिंदी लेखिका है, जल्दी बताइए। 74वां प्रश्न है साथियों, प्रभा खेतान। ये तो बहुत बड़ा नाम है साथियों स्त्री विमर्श में, इनकी रचनाएं साथियों बहुत प्रसिद्ध हैं, प्रभा खेतान। ठीक है, जोपाल सत्र के अस्तित्ववाद पर इन्होंने पीएचडी भी कर रखा है और कोलकाता से है मेरे ख्याल से, ये बहुत बड़ा नाम है। उषा महाजन बहुत अच्छी लेखिका हैं। विभा देवसरे ये भी। आगे ये सभी कौन सा उत्तर से स्त्री विमर्श लेखिका है, तो जाती जे सभी आ जाएगा, जे सभी। ठीक है, आगे दलित विमर्श एक आंदोलन के रूप में 1960 के आसपास किस भाषा से शुरू हुआ था। ठीक है, दलित विमर्श 1960 के दशक में किस भाषा से शुरू हुआ था साथियों। मैंने आपको दलित विमर्श भी करवाया हुआ है, तो ये मैंने बताया था उस वीडियो में। यदि आपने नई तैयारी करी तो भाई ऐसे नंबर खो देंगे आप वहाँ रख जाकर। तो किस भाषा से शुरू हुआ था साथियों, मराठी भाषा से शुरू हुआ था। ओके, आगे चलते हैं, जिनका भी ऑप्शन था वेरी गुड। आगे हिंदी भाषा में दलित विमर्श की गूंज कब से शुरू हुई, दलित विमर्श की गूंज दलित विमर्श की गूंज हिंदी भाषा में, मराठी में तो 1960 से हो गई थी। ओके, तो दलित विमर्श की गूंज कब शुरू हुई हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में 1980 से, 1980 के बाद से, 1990 से, या 1990 के बाद से, जल्दी बताइए। 76वां प्रश्न है साथियों, तो जी हाँ 1980 के बाद से। ओके, 1980 के बाद से आएगा। आगे माता प्रसाद की पुस्तक हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, ये पुस्तक आप पहले लिख लीजिए, माता प्रसाद की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षा में दलित विमर्श में। आगे साथियों माता प्रसाद की पुस्तक दलित हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा कब प्रकाशित हुई, 1933, 1934, 1935, 1936, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होने वाला है साथियों। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है 1933, वेरी गुड। आगे 78वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दलित विमर्श का कवि है। कौन गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दलित विमर्श का कवि है, निम्नलिखित में से रामलाल शर्मा, बाबूलाल सुमन, या रविंद्र भ्रमर, या माखनलाल चतुर्वेदी, जल्दी से उत्तर दीजिए। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित तो भैया यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं, और वो दलित विमर्श के कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 78 प्रश्न, और बहुत जल्द साथियों हम और भी एमसीक्यूज आपके सामने रखने जाएंगे। बहुत सारे हमारी साथियों प्लेलिस्ट में भी आप जाइए तो बहुत सारे वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ऑलरेडी हमने मैराथन करवाई हुई है 100 50 अंकों की, चाहे वो नाटक की हो, कहानी को हो, चाहे शाहबाद से संबंधित हो, भारतेंदु युग से हो, द्विवेदी युग से हो, सब कुछ करवाया हुआ है हमने, भक्ति काल से भी। तो वहाँ जाकर हमारी वीडियोस देखिए। यदि आपको लगता है कि वीडियोस हम थोड़ा स्लो बोलते हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। अब जहाँ पर ऑप्शन होता है यूट्यूब में, ठीक है, ऊपर 3 जहाँ पर डॉट दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पर आप जाइए, क्लिक करिए, और अब नॉर्मल स्पीड से जितना भी आप चाहते हैं तेज़ बुलवाना हमसे बोल देंगे हम। ठीक है, स्पीड बढ़ाइए और सुनते जाइए। ठीक है, अभी क्वेश्चन सुनने का टाइम है। अभी जितना आपने थ्योरी करनी थी वो आपने कर ली है, तैयार कर लिया होगा कोई भी टॉपिक। अभी एमसीक्यूज दीजिए साथियों सबसे अधिक। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द लाइव होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सोमवार जब पेपर है उसके अगले दिन ही लाइव हुआ जाए, आंसर की भी डाल देंगे हम पेपर की, और उसके उपरांत जल्दी से हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे लाइव, और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर भी देने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।